हेलो बच्चों, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता, आपकी अपनी हिंदी टीचर, एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी अपनी पुस्तक मंजरी का पार्ट 3 वीरों का कैसा हो वसंत लेकर। पिछले वीडियो में आपसे मैंने कहा था कि इस कविता को ज़ोर ज़ोर से उच्च स्वर में एक बार पढ़कर देखिए और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपने ऐसा किया होगा, उस कविता को दोहराया होगा, उसके अर्थ को पढ़ा होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम करेंगे अपनी कविता वीरों का कैसा हो वसंत के प्रश्नोत्तर। आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक में ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। जिस समय आप इनको देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप अभ्यास करते चलें। पहला प्रश्न है कुछ करने को। बच्चों को वैसे तो जब कहा जाता है कि कुछ कीजिए, उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है कि मैं क्यों करूं, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक ने आपको ऑर्डर दिया है कुछ करने के लिए, तो आपको यहाँ पर करना ही है। अपने आसपास काम बड़ा मज़ेदार है, लेकिन अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर, सैनिक यानी सोल्जर, वीर व्यक्ति, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसे अपने शब्दों में लिखिए। वैसे तो प्रश्न पूरी तरह आप बच्चों के लिए है, लेकिन आपकी सहायता करने के लिए मैं हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बिंदु बताती हूँ कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो कि सैनिक है, तो क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे लगता है जब जब ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ गए होंगे कि आप उनसे क्या क्या बातें कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी उन्हें भेज सकते हैं, लेकिन अभी आप मेरे साथ बने रहिए और हम जानते हैं कि जब हम उनसे मिलेंगे तो हम क्या बातें कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप उनसे कर सकते हैं, उनके रहन सहन के बारे में। रहन सहन यानी कि वो सरहद पर, सीमा पर जब रहते हैं, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, वर्षा, बर्फ सब कुछ सहन करते हैं, तो उनकी जीवन शैली वहाँ पर कैसी होती है, वो वहाँ पर कैसे रहते हैं। दूसरा, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं उनके रहन सहन के बाद उनके कार्य क्षेत्र में, कि वो वहाँ पर किस प्रकार का कार्य करते हैं, क्या काम उन्हें सौंपा गया है, वो सरहद पर तैनात हैं या वहाँ के कोई अधिकारी हैं, तो उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तीसरा है उनके जीवन में अनुशासन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। किस तरीके के अनुशासन का उनको पालन करना पड़ता है, सुबह वो कब जागते हैं, उन्हें खाना खाने का समय कब मिलता है, सारा दिन वो अपने खुद की दिनचर्या, जो उनके खुद के पर्सनल निजी काम हैं, उनको करने का समय वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि सरहद पर कब किस चीज़ की आवश्यकता हो जाए, यहाँ पर मैं तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर है, आप उनकी शिक्षा के बारे में जान सकते हैं कि क्या सैनिक बनने के लिए उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा हासिल की, कौन सा कोर्स किया, क्या पढ़ाई उन्होंने की। क्योंकि जब हम किसी से प्रभावित होते हैं तो छोटी सी कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हमें इतना प्रभावित कर देती है कि हम उस जैसा बनना चाहते हैं। तो ये प्रमुख बिंदु हैं जिनके बारे में आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ इतना डेडिकेशन यानी ये समर्पण का भाव जो उनके अंदर है सैनिक बनने के लिए, वो कहाँ से आया, क्या क्या करना होता है एक सैनिक को। बहुत सारे प्रश्न जब आप उनसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से बातों के सार में आप जानेंगे कि सैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर, इसमें आप अपने और प्रश्न ऐड ऑन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आप अपने प्रश्न, जो भी छोटे बड़े प्रश्न आपके मन में आते हैं, तो आप उन्हें भी उनसे चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बारे में। यहाँ आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 में हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 यानी कि 1947 में आज़ाद हुआ। ये तो आपको हमेशा पता होता है। आप स्कूल में जब 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तो ये वाला ईयर, ये वाला सन तो आपको हमेशा पता होता है। लेकिन 1857 की जो हमारी क्रांति है, इसकी चर्चा आपकी उम्र के बच्चों में कई बार आपको पता नहीं होती। तो चूंकि हम यहाँ पर ये बात ही कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा 1857 में, सन 1857 में जो पहली क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की, उसमें बहुत सारे ऐसे वीर लोग थे जिन्होंने उस समय योजनाएं बनाई, उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया। साथ ही साथ
उसमें अपनी जान तक देने में उन्होंने एक क्षण की भी देर नहीं की। ऐसे कुछ लोगों के नाम हम यहाँ पर लेंगे और साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो उस लीडरशिप का काम कर रहे थे, नेतृत्व का काम कर रहे थे, कुछ उसे निभाने का काम कर रहे थे, कुछ सहयोगी थे, कुछ लेखन कार्य में थे, कुछ योजना को प्रस्तावित कर रहे थे, कुछ अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्थाएं बनाने में लगे थे। तो सबके मिले जुले सहयोग से हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र यानी उस समय कहाँ पर मुख्य रूप से हमारे देश के आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो कहाँ कहाँ उनके केंद्र थे। मुख्य केंद्र मतलब सेंटर उनके कहाँ कहाँ थे। तो सबसे पहले दिल्ली में था, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ। आपको इन सारे 4-5 शब्दों को सुन के, शहरों के नाम सुन के क्या कोई कविता याद आई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप इस समय झांसी की रानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक दूसरी और बेहद प्रसिद्ध कविता है और उसको यहाँ पर दिमाग में, मस्तिष्क में उसका स्मरण कर लिया होगा आप लोगों ने। इन स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले, नेतृत्व यानी उसकी लीडरशिप करने वाले नामों की आपको यहाँ पर सूची बनानी है। ऐसे कौन लोग थे, किन शहरों में रहते थे, किन शहरों में कौन उस समय नेतृत्व कर रहा था, तो वो यहाँ पर हम लिखते चलेंगे। जब कभी हमें बहुत सारे लोगों के बारे में वर्णन करना होता है तो हम प्रश्न में उत्तर लिखते समय, प्रश्न जब पूछा गया है तो उसका उत्तर लिखते समय उसको सूचीबद्ध इस प्रकार से कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र स्थलों पर नेतृत्व करने वाले लोग, आप यहाँ पर एक पंक्ति ऐड कर सकते हैं, निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, इस प्रकार आप हैं या थे आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। थे का प्रयोग ज़्यादा बेहतर है। दिल्ली, बहादुर शाह जफर। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ सुन लीजिए, यहाँ पर जो इनके नीचे जो बिंदियाँ लगी हुई हैं ये कहलाती हैं नुक्ता। क्योंकि ये उर्दू शब्द है इसलिए आप इन्हें जफर नहीं कहेंगे, आप इन्हें कहेंगे जफर। बहादुर शाह जफर, बख्त खां। मेरठ में काम कौन संभाल रहा था उस समय? धन सिंह गुर्जर। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ, बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम तो बच्चे बच्चे की ज़बान पे होता है। ये लोग थे जो इन क्षेत्रों में काम संभाल रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद में लियाकत अली। बिहार, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, इनके पाठ भी आपको अक्सर पाठ्य पुस्तकों में मिल जाएंगे। बरेली में खान बहादुर खां। फैज़ाबाद, मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला। ये वो खास लोग थे जो कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन शहरों में रहकर नेतृत्व का काम संभाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इस कविता को कई गायकों ने अपना स्वर दिया है। गायक यानी कि सिंगर्स, स्वर यानी आवाज दी है। अपने शिक्षक अथवा बड़ों के मोबाइल फोन पर इस कविता को सुनकर लयबद्धता यानी म्यूजिक, रिदम के साथ इसे याद कीजिए। ध्यान दीजिए, पहले आपको बार बार सुनकर याद करना है। विद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिए। जब आप इसके वीडियो में देखेंगे या इसका ऑडियो सुनेंगे तो आपको ये कविता पढ़ते बहुत कर्णप्रिय लगने लगेगी, बहुत अच्छी लगने लगेगी गाते गाते। तो आप इसके जो शब्द हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसके शब्दों का चुनाव जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है वो बेहद खूबसूरत है। तो इस कविता को सबसे पहले तो आप बार बार ऑडियो इसका सुन के इसे याद कर लीजिए और फिर विद्यालय में आप 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई ऐसा राष्ट्रीय पर्व जिसका आयोजन आपके विद्यालय में होता हो तो उस समय आप इसको प्रस्तुत कीजिए। निश्चित रूप से लोग तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ठीक। विचार और कल्पना। विचार हमारे मस्तिष्क में आता है, कल्पना हृदय में आती है। हृदय की कल्पना और मस्तिष्क का विचार जब मिलता है तो एक बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति निकलकर सामने आती है। ठीक वैसा ही अभ्यास अब हम अगला करेंगे। प्रश्न 1 है, एक वीर सैनिक हमारी सारी सुख सुविधाओं का, स्वयं की सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके देश की रक्षा में सन्नद्ध रहता है। सन्नद्ध का मतलब है
तत्पर रहना, एग्री रहना, हमेशा एक्टिव रहना। दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी यहाँ पर आपको उससे उसकी जीवन की जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां वो महसूस करता है वहां पर, उसको आपको यहाँ पर सोचकर लिखना है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी सैनिक के बारे में सोचते हैं, सोल्जर के बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारी उसकी लाइफ का हमें एक बेहतरीन पार्ट तो दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे जिन समस्याओं से वो जूझ रहा है, शायद उनके बारे में हम नहीं सोच सकते। किन किन स्थानों पर वो रहते हैं, कभी सर्दी वाली जगहों पर, कभी गर्मी वाली जगहों पर, सरहद पर, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो इस प्रश्न में आपसे सोचने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर किस प्रकार आप लिखेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन लगातार इस बारे में सोचिए आप कि वो किन समस्याओं का सामना करते होंगे। देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों का, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन या जिनका वर्णन हम यहाँ पर इस छोटे से पेज या इस वीडियो के माध्यम से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सोल्जर इतनी सारी समस्याओं का सामना करते हैं। बर्फ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती है, यानी कि कभी कभी जब वो ग्लेशियर पर, हिमालय पर्वत पर, ऐसी पर्वत चोटियों पर जब वो तैनात होते हैं, तो वहां पर उन्हें खराब मौसम की, कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फबारी हो रही है, इन सब का सामना उन्हें करना पड़ता है। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है, चौकस यानी कि अलर्ट रहना पड़ता है, सोते जागते, खाना खाते या किसी भी कार्य को करते समय उन्हें हमेशा इस बात का तैयार रहना पड़ता है कि कब किसी दुश्मन का हमला हो जाए उनके ऊपर, और उस चीज़ के लिए वो हमेशा अलर्ट यानी कि चौकस बने रहें। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में आप सोच सकते हैं 0 डिग्री से नीचे का तापमान क्या होता है, शायद हम जम जाएं, कांप जाएं, बर्फ की तरह जम जाएं। उस माहौल में भी वो बिना थके, बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनता पूर्वक करते हैं, यानी उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती, वो अपनी समस्याएं कभी किसी से बयां नहीं करते, और लेकिन उसके बाद भी वो वहां पर डटे रहते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड की रात में जब हम रजाइयाँ ओढ़कर सो रहे होते हैं, इतनी सी भी ठंड अगर हमें आती है, लगती है, तो हम कहते हैं अरे ठंड लग रही है मुझे, है ना। लेकिन उस मौसम में भी वे अपने जो बंकर होते हैं, जो छुपने के लिए नीचे की तरफ बना लेते हैं, उनमें वहाँ पर बंदूक लिए हुए सीमा पर तैनात रहते हैं, ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें, ताकि मैं और आप, हम सब जैसे लोग, हम आराम से चैन की सुकून की नींद सो सकें। तो वो सरहद पर कितनी सारी समस्याओं का सामना सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों के लिए करते हैं। तो सोचकर देखिए कितना सम्मान, कितना आदर हमारे मन में उनके प्रति होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेना के 3 अंग। आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 तरह की सेनाएं होती हैं। पहली होती है थल सेना, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले जो सैनिक लोग हैं, सोल्जर लोग हैं, वो लोग आते हैं। वायु सेना यानी एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स जिसे आप कहते हैं, जो लड़ाकू विमान वगैरह चलते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं और बाहरी सरहदों पर वो नज़र रखते हैं। जल सेना यानी सालों, महीनों, दिनों पानी में, पनडुब्बियों में, शिप पर, जहाज़ों पर वो लोग चलते हैं और कई कई दिन उनका ये सफ़र चलता रहता है। सैनिक के रूप में सेना के किस अंग में आप भाग लेना चाहेंगे और क्यों? तो देखिए, अगर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाए तो शायद मैं थल सेना पर ही जाना चाहूँगी, लेकिन चूंकि ये प्रश्न मुझसे नहीं आपसे पूछा गया है, तो आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर अपना उत्तर लिख सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इन तीनों सेनाओं में से किसका चुनाव आप करेंगे। और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आपको इसका उत्तर देना है क्यों में भी। अगर आप थल सेना में जाएंगे तो क्यों जाना चाहते हैं, वायु सेना में आप जाएंगे तो क्यों जाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप जल सेना में जाएंगे तो क्यों जाएंगे। मेरा जवाब वायु सेना और जल सेना ना बाबा ना, तो मैं थल सेना में रहना चाहूँगी। ठीक है, कारण मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। आगे चलते हैं कविता से। ये वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं और ये परीक्षा उपयोगी होते हैं, जो कि परीक्षाओं में अक्सर आया करते हैं। पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत। इस पूरी पाठ में हमने सिर्फ यही प्रश्न सुना है,
वीरों का कैसा हो वसंत। कविता में कौन कौन पूछ रहा है, यानी कविता में ये प्रश्न कौन कौन पूछ रहा है। हिमालय उत्तर, हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम, 10 दिशाएं, ये सभी एक ही कॉमन प्रश्न यानी कि पूछ रही हैं क्या, कि हमारे वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्रश्न का उत्तर आपका लिखना तो बाएं हाथ का खेल है। पूरे प्रश्न में, पूरे पाठ में हमने बार बार यही पंक्तियां पढ़ी हैं, तो ये इस प्रश्न का उत्तर लिखना आपके लिए बेहद आसान रहेगा। वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। रंग, कलर्स, जो वसंत के मौसम में हम बदलते रंग देखते हैं वो, और रण मतलब होता है युद्ध भूमि। उन दोनों में क्या अंतर है, दोनों के बीच में वो क्या अंतर महसूस करते हैं, वो आपको यहाँ पर उसका स्वरूप बताना है। वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप यह है कि एक आदर्श उत्तर होता है जो प्रश्न से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न से ही हमने कुछ पंक्तियों को उठाया है। वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप यह है कि, सही उत्तर यहाँ से शुरू होता है। ठीक, वीर क्या होता है, क्या स्वरूप है। वीर वसंत ऋतु के रंगोत्सव से परे, हमारे लिए वसंत क्या है, रंगोत्सव है। रंगोत्सव यानी रंगों का उत्सव, प्रकृति के निखरने वाले ढेर सारे जो रंग हैं वो हमारे लिए वसंत हैं, है ना। प्रकृति का पीला श्रृंगार, पेड़ पौधों की हरियाली, फूलों का खिलना, रंग बिरंगे फूलों का खिलना, ये सब हमारे लिए क्या है, रंगोत्सव है। तो जब भी वसंत की बात होती है तो हमारे लिए वसंत रंगों का उत्सव है। रंगोत्सव इन दो शब्दों से मिलकर बना है, रंग और उत्सव। से परे, तो हमारे लिए तो रंगोत्सव है वसंत, लेकिन सैनिकों के लिए रंगोत्सव से परे वासंती चोला पहनकर देश की रक्षा और स्वतंत्रता हेतु रण के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़ना है। उनके लिए क्या है वसंत का अर्थ, अपना बसंती चोला पहनकर और फिर रणभूमि के लिए हमारी रक्षा और हमारी स्वतंत्रता के बारे में सोचते हुए चल देना। कहाँ की ओर, रणभूमि की ओर, युद्ध भूमि की ओर चल देना ही उनके लिए वसंत है। उनका चोला वसंती रंग का है जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर कि क्या वो वसंती रंग के कपड़े पहनते हैं, क्या वो भगवा या केसरिया या कुछ ऑरेंज रंग का कुछ पहनते हैं। बिल्कुल नहीं, उनकी ड्रेस तो आपने देखी है। हर सेना की अपने अपने रंग की अलग ड्रेस होती है, अलग कलर होता है उनका, जो कि पेटेंट होता है। यहाँ पर वसंती चोला से बात, जो वसंती रंग की बात हो रही है, जो वसंती हमारा रंग होता है केसरिया वसंती, वो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। आपने अपने राष्ट्र ध्वज में भी 3 रंग देखे हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है जो उसके ऊपर सबसे ऊपर का केसरिया रंग होता है, उसे हम ऑरेंज नहीं केसरिया कहते हैं। तो वो जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। तो इसीलिए आपने वो गाना भी सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो वही जो है यहाँ पर पंक्ति का अर्थ भी वही है कि उनका बसंती रंग का जो चोला है, यानी कि वीरता और बलिदान का बाना उनने पहन लिया है और वो अपनी सरहद पर अपने देश राष्ट्र के लिए वीरता और बलिदान की भावना लेकर निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर आपको बसंती रंग का अर्थ क्लियर हो गया होगा। आगे निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का अर्थ होता है सामान्य अर्थ में अर्थ बताना, भाव बताना, व्याख्या करना। ये सभी इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। कभी भी अगर आपको परीक्षा के दिनों में अपने आपके प्रश्न पत्र में आशय स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए, व्याख्या करिए, अर्थ बताइए, कुछ भी आता है तो आपको सिर्फ उसका अर्थ बताना है। का, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, जो यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है इसे हम हलंत कहते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, तो आप उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में। प्रस्तुत पंक्तियां शब्द का प्रयोग अर्थ लिखने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि ये पंक्तियां हमारे सामने दी गई हैं तो इन्हें हम प्रस्तुत कहेंगे। 2 यानी बहुवचन में है, इसलिए पंक्ति के स्थान पर हम उन्हें पंक्तियां शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि, यहाँ पर
है कि जो है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कह रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वो बार बार ये प्रश्न पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वे वीर जो सर्वस्व त्याग करके, सर्वस्व यानी अपना सुख, चैन, नींद, आराम, सारी चीजें उनका त्याग करके देश की रक्षा हेतु तन मन का बलिदान करने चल पड़ा है, उसका वसंत कैसा होना चाहिए। यानी जिसने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, जान, सुख, सुविधाएं सब कुछ देश को समर्पित कर दिया है, उनका वसंत कैसा होना चाहिए। पूरे के पूरे पाठ में, पूरे उत्तरों में आपसे यही प्रश्न पूछा गया है बार बार। तो इसका मतलब अब तो आपको ये प्रश्न और उसका उत्तर दोनों ही बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा कि सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत कैसा हो वीरों का वसंत। अगला अभी आपने का किया, ये खा है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। चूंकि आपको मैं बता चुकी हूं कि किस तरीके से हम इसका भावार्थ लिखते हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियों से कवयित्री का आशय है कि यहां से हम अपना उत्तर लिखना शुरू करते हैं, भाव लिखना, अर्थ लिखना शुरू करते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा है कि वीर वसंती चोला पहनकर, अभी आपने जाना वसंती चोला क्या होता है, अपने देश की रक्षा के लिए जब मैदान में उतरते हैं। यहाँ मैदान शब्द से क्या तात्पर्य है, युद्ध भूमि में जब उतरते हैं तो वे अपनी जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। जान हथेली पर रखना मुहावरा मैंने अभी आपको बताया था। तो अपनी जीवन और मृत्यु को जान हथेली पर लेकर निकलते हैं कि अब मैं अपने देश के लिए निकल पड़ा हूँ, अब चाहे मुझे जीवन मिले या मृत्यु हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, अब तो मैं अपनी देश की सेवा के लिए निकल चुका हूँ। तो है रंग और रण का विधान, यानी अब चाहे वसंती रंग पहन के अब मैं निकल चुका हूँ और अब युद्ध भूमि पर मिलने आए हैं आदि अंत, अब चाहे मेरी मृत्यु हो या मुझे जीवन मिले, जो भी होना हो जाए, लेकिन मैं तो अपनी देश सेवा के लिए तत्पर हूं। अगला है बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। स्वच्छंद यानी आजाद। पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री दुख व्यक्त करते हुए कह रही हैं, यानी आपको ध्यान देना है कि इन पंक्तियों में वो प्रश्न नहीं पूछ रही हैं, अपना दुख व्यक्त कर रही हैं कि अब वीरों को जोश दिलाने वाले छंदों की कमी पड़ गई है। छंद का अर्थ यहाँ पर आप काव्य या कविता से ले सकते हैं, क्योंकि दुष्ट अंग्रेज शासकों ने कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये वाक्य जो है प्रतिबंध लगा दिया है, इसको आप ध्यान दें कि ये किस परिक्षेप में कही गई है। ये कविता लिखी गई है 1857 में और अभी देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में, और हम इस कविता को कब पढ़ रहे हैं, 2023 में। तो कितना अंतर आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये कब कहा गया है, 1857 में। तब हम गुलाम थे, तब हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय जो कवि थे वो काव्य रचना तो कर रहे थे, लेकिन उनकी काव्य रचना पर एक एक चीज पर किसकी नजर हुआ करती थी, अंग्रेज शासकों की नजर। और वो क्यों चाहेंगे कि हमारे कवि ऐसी कविताएं लिखें कि जिससे लोगों का जोश जुनून जाग जाए, वो स्वतंत्रता के लिए तत्पर हो जाएं। तो उन कविताओं पर ऐसी जोश जगाने वाली, वीरता दिखाने वाली जो कविताएं थी, उन पर उन्होंने क्या लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था। प्रतिबंध यानी रोक लगा रखी थी उन्होंने कि कोई अगर काव्य ऐसी कविताएं लिखते थे जिससे किसी में जोश आ जाए, जुनून आ जाए, उमंग उत्साह का संचार हो, तो उनको वो रोक लगा कर रखते थे उन पर। उनकी कलम से स्वच्छंदता छीन ली गई थी। किन की कलम से, उस समय जो कवि थे उनकी कलम की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको ये भाव भी आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये बात किस परिक्षेप में कही गई है। अगला हमारा प्रश्न है, कविता में कवि अतीत से, अतीत यानी जो हो चुका है, पास्ट, मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहा है। मौन यानी चुप्पी, जब हम कुछ नहीं कह रहे होते हैं, वो त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। कवयित्री अतीत से मौन त्यागने के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं, जो पहले के ज़माने में, जो पहले की सदियों में, मुगल्स के समय में, मुगल जब शासक हुआ करते थे, जितने भी युद्ध हुए हैं, उनके परिणाम में
किसी ना किसी प्रकार का विनाश अवश्य हुआ है, चाहे वो कौरव पांडवों का युद्ध हो या फिर मुगल्स के समय हमारे भारत में हुए, हमारे राजा महाराजाओं के साथ हुए युद्ध हो। उन सब का जो परिणाम था उसमें कोई ना कोई विनाश, जान और माल का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। खासकर अधर्म और अन्याय पर चलने वालों का, अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का तो अंत युद्ध में हो ही जाता है। वो कैसे बचेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही अधर्म और अन्याय की राह पर चल रहे हैं। अतीत इस बात का साक्षी रहा है। साक्षी यानी ये बात सबूत के तौर पर कह रहे हैं। कौन है हमारा साक्षी? अतीत है कि सीता का अपहरण करने वाले रावण की लंका का जलना हो या फिर पांडवों और कौरवों, पांडवों के द्वारा कौरवों का किया गया सर्वनाश। अब आप देखिए, अगर सीता का अपहरण नहीं होता तो क्या रावण का इतना सुंदर सोने की लंका, क्या उसका सर्वनाश होता? जब उसने गलत काम किया, राम जी ने युद्ध किया, युद्ध करने का परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। कौरव और पांडवों के बीच जो घटना है, आपको सबको पता होगी कि किस प्रकार उनके द्वंद्व युद्ध, घर में ही उनका संपत्ति जायदाद के विवाद का पूरा महाभारत है। कौरव हमेशा से अपना राज्य पूरी तरह खुद स्वयं चाहते थे, जबकि नीति क्या कहती थी कि पांडव उनके भाई हैं, हर चीज उनके साथ बराबरी से हिस्सेदारी उनको दी जाए। चूंकि कौरव ऐसा नहीं करना चाहते थे, आखिर युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम क्या निकला? सारे 100 कौरव जो थे वो मारे गए, लेकिन उसके बाद स्वयं पांडवों का भी मोह भंग उस राज्य से हो गया। तो क्या हुआ? भाइयों की जान तो चली गई, परिवार का सर्वनाश तो हो ही गया। यहाँ कवयित्री द्वारा अतीत से मौन त्यागने की बात करने का तात्पर्य भी यही है कि वे वर्तमान पीढ़ी को, जो प्रेजेंट अभी जो हमारी जनरेशन है आपकी, उसको क्या सीख लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि किसी भी प्रकार से युद्ध का काम ना करें, ऐसी अशांति, ऐसी अराजकता बिल्कुल ना फैलाएं जो कि किसी भी प्रकार का युद्ध का कारण बने, जिससे किसी भी दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा या विवाद, हत्या, राहजनी, लूटपाट, ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे कि वो परिणाम जो हो वो युद्ध या लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाए। जो भी व्यवहार हो, जो भी रिश्ते हों, संयत हो, मिलजुल कर रहने वाले हों। ये कवित्री यहाँ पर हमसे उम्मीद कर रही है, साथ ही हमें ये सिखाने का प्रयास कर रही हैं कि युद्ध की विभीषिका से हमें बचाना चाहती है। विभीषिका यानी बहुत बुरा परिणाम जिस चीज़ का हो। तो कवित्री ये कहकर कि अतीत से मौन का त्याग करें, यानी कि जो ये घटनाएं हैं इनको आप और हम जानें और अब ऐसी कोई परिस्थिति ना बनने दें जिससे ये इस प्रकार की युद्ध की स्थितियां पैदा हों। अभी भी आप देख रहे होंगे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा हमेशा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि आपस में सामंजस्य रहे, है ना। युद्ध की स्थिति खराब ही होती है। भाषा की बात, जिसके अंतर्गत हम व्याकरण से संबंधित अभ्यास करते हैं। हम निरंतर आगे आगे की श्रृंखला में बढ़ते जा रहे हैं। बस आपको ये करना है कि आप पुराना दोहराव करना ना भूलें, पुराना दोहराते जाएं, नया पढ़ते जाएं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची क्या होते हैं? किसी एक शब्द के समानार्थी शब्द, यानी उस शब्द के जब आप 2-3 और शब्द पढ़ेंगे, मगर उन शब्दों की खासियत ये होगी कि वो शब्द उसी पहले वाले शब्द का ही अर्थ स्पष्ट करेंगे, वो उसी के ही शब्द होंगे, यानी एक ही शब्द के अलग अलग तरीके के रूप उसके। पहला शब्द है भू, नभ, पुष्प, मधु, बिजली। आप अपनी पूर्व की कक्षाओं में पर्यायवाची शब्द तो पढ़ते ही आए होंगे। यहाँ पर हम एक बार फिर से एक निगाह उन पर डाल लेते हैं। भू का अर्थ होता है धरा, पृथ्वी, वसुधा, अवनी और भूमि। नभ यानी आकाश, गगन, व्योम, अंबर, ये सारे नभ के पर्यायवाची शब्द हैं। पुष्प यानी कि फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून और उर्दू में उसे गुल भी कहा जाता है। मधु यानी शहद, मकरंद, पुष्परस और माक्षिक। मधु यानी शहद, आप सबने अपने घरों में शहद देखा ही होगा। बिजली, विद्युत, दामिनी, चंचला, चपला। विद्युत शब्द का प्रयोग आप सबसे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए हिंदी में बोलने के लिए करते हैं, विद्युत मंडल, है ना। तो इन सारे शब्दों को आप इस तरीके से जान सकते हैं। अगला है समास। दो या दो से, ध्यान दें, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से
अधिक शब्दों के जब आप अधिक शब्दों को आप उसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षिप्त, संक्षिप्तीकरण, किसी चीज को शॉर्ट में उसको व्यक्त करना। ठीक है। नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को शॉर्ट करना, संक्षिप्तीकरण। यहाँ पर ये शब्द आपके लिए सर्वप्रमुख है। समास की विधि द्वारा बने गए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। बहुत आसान होते हैं, एक नजर डालते हैं। कौरवों का क्षेत्र, देखिए जो समास है इसको हमने यहाँ पर क्या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी स्थान के बारे में बताने के लिए बोलेंगे ये कौरवों का क्षेत्र है, कितना अधिक हमारा समय लगा। लेकिन अगर आप इसे कौरवों का क्षेत्र कुरुक्षेत्र कह देंगे तो क्या होगा, समय की भी बचत होगी, शब्द कहने में सुंदर लग रहा है और अतिरिक्त जो विस्तार है उसका वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसा जो संक्षिप्तीकरण है, संक्षेपीकरण जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। विग्रह यानी उनका विस्तार करके लिखना उनको। शिलाखंड, सिंहगढ़, हिमाचल, गलबाहें और धनुष बाण। तो आप यहाँ पे देखेंगे शिलाखंड, शिला का खंड। अगर हम समास की दृष्टि से, समास 6 प्रकार के होते हैं, अगर हम दृष्टि की बात करें तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास जिसमें सभी के सभी कारक विभक्तियां पाई जाती हैं। शिलाखंड, शिला का खंड। आप लोगों को मेरी इस बात से कारक याद आए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, बिल्कुल सही। तो इन्हीं को जो आप अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और आने वाले मेरे वीडियोस में भी आप उसको जरूर देखेंगे। तो शिलाखंड यानी कि शिला का खंड, टुकड़ा उसका। अगला है सिंहगढ़, सिंह का गढ़। सिंह जो शायद सिंहों के कारण वो प्रसिद्ध हो या शेर दिल वाले लोगों के कारण भी प्रसिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से सिंह का गढ़, सिंहगढ़। अगला है हिमाचल, हिम का आंचल। जो आंचल की तरह चारों ओर, जैसे माँ का आंचल होता है वैसे ही चारों ओर बर्फ ही बर्फ छाई हो, तो वहां पर उसे आप क्या कहेंगे, हिमाचल। गलबाहें यानी गले में डाली हुई बाहें। धनुष बाण, धनुष और बाण। तरकश लेते हैं जो हमारे धनुर्धारी होते हैं, उनके पीठ पर आपने देखा होगा हाथ में उनके धनुष रहता है और पीछे उनके तरकश रहता है जिसमें बहुत सारे बाण रखे रहते हैं। पुराने समय में युद्ध का यही एक तरीका होता था, धनुष बाणों से युद्ध किया जाता था। अब आ गए हैं हम मुहावरों की ओर। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे शाब्दिक अर्थ प्रकट करते हैं। जरूरी नहीं है कि इन मुहावरों में जो शब्द दिया जाए उस पशु, पक्षी या किसी संबंधित जो नाम दिया है उसका मुहावरे में कोई रोल हो, लेकिन वो सिर्फ शाब्दिक अर्थ, प्रतीकात्मक होते हैं वो। जैसा कि अब यहाँ दांत खट्टे करना, हम शायद बचपन में सोचते थे नींबू खाने से इसका कोई मीनिंग होगा या कोई खट्टा पदार्थ खाना इसका कोई अर्थ होता होगा, मीनिंग होता होगा। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षा की तरफ आते हैं हम समझ जाते हैं कि प्रतीकात्मक बात क्या होती है। तो दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होता है पराजित करना, किसी को हरा देना। आपको यहाँ पर 2 चीजें करनी है, एक है अर्थ लिखना है और दूसरा वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे का अर्थ जो लिखने का तरीका होता है वो आप इस तरीके से कोष्टक बनाकर, ब्रैकेट बनाकर भी लिख सकते हैं। और वाक्य प्रयोग आप नीचे एक हेडिंग डालकर वाक्य प्रयोग लिखकर भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का एक योजक चिन्ह लगाकर भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभिक युद्ध में, जब रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से युद्ध हुआ, बात फिर 1857 की हो रही है, उस समय क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। यानी दांत का खट्टे होने से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर आपको इस अर्थ को दिमाग में रखना है कि उन्होंने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था, यानी कि हरा दिया था। दूसरे मुहावरे की तरफ चलते हैं। ईंट से ईंट बजाना। अब शायद किसी को लगे कि 2 ईंट लेकर और बस उससे फाइट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो इसका अर्थ भी बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ ईंटों का कोई काम नहीं है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है विनाश करना, किसी चीज़ का घनघोर बदला ले लेना।
हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, यानी पाकिस्तान ने बुरी नज़र हमारे देश पर डाली और हमारे जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, उनकी ईंट से ईंट बजा दी। अगला है छक्के छुड़ाना, करारा जवाब देना। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने अगर एक बम फेंका तो हमारी सेना ने उनके पूरे के पूरे बंकर ही उड़ा डाले। इस प्रकार हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि मुहावरों का शाब्दिक अर्थ अलग होता है ना। दांत का खट्टे होने से कोई संबंध नहीं है, उसका अर्थ पराजित करना था। तो ध्यान दें इस चीज़ को कि किस प्रकार मुहावरों के अर्थ लिखे जाते हैं और उनको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अगला है अंगारों पर चलना, जोखिम से भरा काम करना, यानी जब आप कोई कठिन काम कर रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे, अंगारों पर चलना। देश की आज़ादी के लिए जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे देश में स्वतंत्रता संग्रामों में हिस्सा ले रहे थे, भाग ले रहे थे, उन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं। वो अंगारों पर चलते थे बेहिचक, अपने तन मन धन जान की परवाह किए हुए, और वो अंगारों पर चला करते थे। अंतिम है खेत रह जाना, यानी रणभूमि में मारा जाना। रणभूमि यानी वो युद्ध भूमि जहाँ पर कोई युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर मारा जाना। अगर उस युद्ध के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे शहीद या वीरगति प्राप्त करना कहते थे। चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रहे, यानी जब उस समय युद्ध हुआ तो हमारे कई जवान उसी समय रणभूमि में मारे गए थे। इस तरीके से आज हमने हमारे प्रश्नोत्तर और भाषा की बात का कार्य पूर्ण किया। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, बल्कि मुझे एकदम भरोसा है कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में हर एक चीज़ को नोट कर रहे होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी अनेकों चीज़ों का भंडार लेकर आया है, खजाना लेकर आया है। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप क्या देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, इन सारी चीज़ों की भी सुविधाएं आपको इस प्लेटफॉर्म पर दी जाती हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप साथ ही साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर। ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं बिल्कुल निःशुल्क। साथ ही साथ आपको बुक्स और ई बुक्स की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक नज़र आएगी, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फिल करते हैं, टीम आपसे संपर्क करके आपकी ज़रूरी जो भी सामग्री है वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।